हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीपल मैनेजमेंट यूनिट 4। आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल्फ मैनेजमेंट। आइए अब हम सेल्फ मैनेजमेंट टर्म का मतलब समझते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, सेल्फ प्लस मैनेजमेंट। हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि हम अपने इमोशंस को, हम अपने बिहेवियर्स को और हम अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से मैनेज करें कि जो भी हमारा काम है या जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड गोल्स हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गोल्स हो, उनको हम प्रोडक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। उसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट कंट्रोल करना है अपने टाइम, वर्कफ्लो और कम्युनिकेशन। देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना कि सेल्फ मैनेजमेंट पीपल मैनेजमेंट से कैसे एसोसिएटेड है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जब अपने एम्प्लॉयज को वो हायर पोजीशन के लिए प्रमोट करती हैं या नए रिक्रूटमेंट्स करते हैं हायर पोजीशन के लिए स्पेशली, तो वो ये देखते हैं कि उस इंसान में सेल्फ मैनेजमेंट की कैपेसिटी कितनी है। जो इंसान अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सकता है, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, ये माना जाता है और इनफैक्ट ये रिसर्च में प्रूव भी हुआ है कि वो अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और जो इंसान अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो अपनी टीम को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। देखिए, जो सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, अगर कोई एम्प्लॉय उसमें मास्टर कर लेता है, यानी कि उसको बहुत अच्छे से सेल्फ मैनेजमेंट आती है, इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के तौर पे काम करते हैं। और सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। जब आपको ये पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे रही है, कौन से गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, तो वहां से सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत हो जाती है। जब एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे इन गोल्स को अचीव करने के लिए कितना काम करने की जरूरत है, क्या स्किल सीखने की जरूरत है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो एक एसेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं उन 7 मैनेजमेंट स्किल्स की जो कि सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो स्किल है वो है क्लियर अबाउट द जॉब रोल्स। ऐसा होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर करती है, तो जनरली हमें किसी पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। वो पोजीशन मैनेजर भी हो सकता है, वो पोजीशन एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है, और हर जॉब के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या पोजीशन के लिए हायर होता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसका वर्क नेचर कैसा है, यानी उसका काम का जो नेचर है वो किस तरह का है, और जिस पोजीशन के लिए उसे हायर किया गया है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस क्या है, यानी कि वो काम कितना जरूरी है और उस काम की कितनी अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड स्किल की, विच इज डिफाइंड गोल्स। देखिए, क्या होता है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई ना कोई गोल होता है, कुछ सेट टारगेट्स होते हैं कि अगले 6 महीने में हमें ये टारगेट अचीव करना है, या अगले आने वाले 5 सालों में हमें इस गोल को अचीव करना है। सिमिलरली, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे खुद के भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं कि हमें लर्न करनी है नई चीजें, नई स्किल्स सीखनी है, या अगले 3 साल में या 2 साल में हमें हायर पोजीशन पर तक जाना है। अपने पर्सनल एजेंडास होना गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके पर्सनल गोल्स हैं वो अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ, और आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स या टारगेट्स हैं उन उसी ट्रैक पर चलना होगा। अगर आप उससे अलग अपना अलग पाथ लेके चलेंगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन और सक्सीड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट में, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि अगले आने वाले 2 साल में उसको नंबर 1 कंपनी बनना है। उसने डिसाइड किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको अर्न करना है। तो जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो हमारे अपने खुद के भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं।
तो वो एम्प्लॉय को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हुए कंपनी का जो कॉमन गोल है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर तो एक एम्प्लॉय सिर्फ कंपनी की तरफ से सोचता है कि कंपनी ने ये गोल डिसाइड किया हुआ है, मुझे उसे अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल एस्पिरेशंस है वो पीछे रह जाएंगी। सिमिलरली अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस पे ध्यान दे रहे हैं और कंपनी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप मैनेजर की नजर में आएंगे और आपकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इट इज अप टू द एम्प्लॉय कि वो दोनों चीजों को कैसे एक ही पाथ पर लेके चले और दोनों को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करें। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की, जो आजकल के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एम्प्लॉय की सक्सेस या फेलियर में, दैट इज इमोशनल ड्राइव। What happened? We all have certain kinds of emotion in us. Anger, resentment, regression, happiness, fear, ये सारे इमोशन हर एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर होते हैं और समय समय पर हम इन इमोशंस को फील करते हैं अपने वर्क प्लेस में भी। बट नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये इमोशंस जो हैं इनको हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, उसमें हमने देखा कि जो डेड ओवर्स होते हैं यानी कि बिल्कुल लास्ट के ओवर्स हैं और जहां पे सिचुएशन बहुत टाइट है कि सिर्फ 2 रन चाहिए एक ओवर में या सिर्फ 3 रन चाहिए एक ओवर में, तो उस टाइम जो बॉलर बॉलिंग कर रहा होगा, ऑब्वियसली उसके मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि भाई बैट्समैन ने अगर चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया, तो हार का जिम्मेदार मुझे माना जाएगा। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ बॉलर्स जो हैं उनको डेड ओवर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस डर को काबू में करके अपना बेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर वो अपना कम करके छोड़ देते हैं कि आगे जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, और वो उसमें हाईली सक्सेसफुल भी होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई बॉलर बहुत अच्छा होता है लेकिन जब टाइट सिचुएशंस आती है मैच में तो वो नो बॉल फेंक देते हैं या वो अपने जो फियर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते। सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है कि कई बार हम बहुत गुस्सा होते हैं, कई बार हमें कोई किसी का अपनी टीम अपने जो जूनियर्स हैं उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है और हमें अपने इमोशंस को इस तरह से चैनलाइज करने की जरूरत होती है कि जो टीम का इन्वायरमेंट है वो सही बना रहे और उसके साथ जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। जब मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना जो एंगर है वो कब शो करना है और किस अमाउंट में शो करना है, ताकि जो आपके जूनियर्स हैं वो डीमोटिवेटेड ना फील करें और वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ही से जुड़े रहे। ऐसा ना हो कि गलत टाइम पर अगर आपने एंगर शो कर दिया या फ्रस्ट्रेशन शो कर दी तो जिससे आपके काम का भी नुकसान हो और आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके जो जूनियर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करें। उसके अलावा जो एक क्रूशियल इमोशन है दैट इज स्ट्रेस। देखिए अगर डेडलाइंस आ रही हैं या कोई हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और अचानक से उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि हम सब स्ट्रेस में आ जाएंगे। बट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेन काम एंड हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस कि अब ये सिचुएशन आ गई है, इस सिचुएशन को हम किस तरीके से कंट्रोल करें और इस सिचुएशन में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और इस सिचुएशंस को जब ये इस तरह की सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो फिर ये देखना बहुत जरूरी है कि आगे से इस तरह की सिचुएशन दोबारा से ना हो। अगर इस बार डेडलाइन पास आने पे हमें स्ट्रेस हो रही थी तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू मेक इन श्योर कि हमारा जो काम है वो डेडलाइन से पहले ही पूरा हो जाए। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट की या बीइंग अ लीडर की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि जो अब्दुल कलाम जी ने शेयर की थी, मैंने कहीं पढ़ी थी बहुत साल पहले। उसमें उन्होंने कहा था कि जब वो जूनियर थे तो वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहां उनकी और उनकी टीम की गलती की वजह से कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस टाइम पे जो उनके सीनियर थे उन्होंने मीडिया से बात करने की जब टाइम आया तो उन्होंने उस फेलियर का पूरा जिम्मा अपने सर पे ले लिया, जबकि वो उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन तब उन्होंने अपने जूनियर्स पर आंच नहीं आने दी, उन्हें मीडिया के सामने ना लाकर वो खुद वहां पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने की जिम्मेदारी मुझ पर आती है।
और उसी तरह से जब उस टीम ने अच्छा काम करके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया और पूरी दुनिया में, पूरे देश में उसकी तारीफ होने लग गई, उस टाइम मीडिया से बात करने के लिए उन्होंने अपने जूनियर्स को आगे किया और कहा कि इस टीम ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और सभी बधाइयों का और सभी प्रशंसा का हक, जो हकदार है वो ये टीम है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। तो देखिए, जो एक अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा मैनेजर होता है, या आप भी अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको ये बात बहुत इनिशियल लेवल पे ही समझ लेनी चाहिए कि अगर आपको कोई काम दिया गया है या आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, तो उस टीम के फेल होने की अकाउंटेबिलिटी आपके सर पे आएगी और आप उससे बच नहीं सकते। बल्कि ये अच्छा है कि आप गलतियों की जिम्मेदारी लें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ गलती हुई है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है और फिर आगे बढ़ें। और अगर आप ये एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि नहीं ये तो काम मेरा नहीं था, मैं इस काम को नहीं देख रहा था, ये तो सो एंड सो पर्सन का काम था, तो आप कभी भी उस गलती से सीख नहीं पाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है, दैट इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस, राइट। सेल्फ मैनेजमेंट की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल है नोइंग योर डिपेंडेंसी, कि कंपनी आप पे किस चीज के लिए डिपेंड है। मैं बहुत सारे फाउंडर्स के वीडियोस देखती हूँ, तो जनरली वो उन्हें एक क्लियर आइडिया होता है कि कंपनी में उनका रोल क्या है। जैसे ज्यादातर जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि कंपनी में हम कोई बहुत मेजर काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम ये होता है कि हम सही पर्सन को सही जगह पे रिक्रूट करें और फिर ये देखें कि वो अपना काम ढंग से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या कोई बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है या क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए टीम्स हमें अप्रोच करती है। तो सिमिलर वे पे आप अपने करियर के किसी भी स्टेज पे हो, बेशक आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेशक आप सीनियर मैनेजमेंट पे हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे किस पॉइंट, किस जगह पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप पे किस काम के लिए डिपेंड कर रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जो लास्ट हमारी स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट की, दैट इज एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज। देखिए, हम सभी के जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, नेवर एंडिंग लिस्ट होती है कि हमें ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे काम हैं किसी पर्टिकुलर दिन में जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, यानी कि उनकी डेडलाइंस पास आ रही है, हमें उसको आज रात तक प्रेजेंट करना है या खत्म करना है, और उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर किसी चीज में अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दोनों है तो उस काम को आपको सबसे पहले खत्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दिन टाइम बढ़ता चला जाएगा और आप अगर आपने वो काम नहीं किया है तो और डेडलाइन पास आती जा रही है, वैसे वैसे आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा और आप उस टाइम को ड्यू समय में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो काम बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उनको पहले किया जाए, और ऐसे काम जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम दिन के बाकी हिस्सों के लिए रख लें। Now there are certain skills which are very essential for a people manager. उन स्किल्स में शामिल है गुड कम्युनिकेशन, यानी कि जो पीपल मैनेजर है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको अपने विचार प्रकट करने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो वो रिजिड ना हो कि नहीं ये काम सिर्फ इसी तरीके से होगा। अगर वो काम किसी और तरीके से भी हो सकता है और वो कन्वीनियंट है सभी के लिए, तो इन चीजों में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए दूसरे की बात सुनने के लिए। कोई, जैसा कि कहा जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बनता, उसी तरह से कोई भी काम एक ही दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। किसी भी काम को करने में, स्किल्स को सीखने में समय लगता है, तो पीपल मैनेजर के अंदर उस पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। एबिलिटी टू लिसन होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके, डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स पीपल्स के साथ अडेप्ट कर पाए। उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर पोजीशंस पे जाते हैं तो नॉर्मली आपका काम जो होता है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, क्योंकि डिफरेंट managers, different people will be approaching you for the with different problem, and your role will be as a problem solver. अकाउंटेबिलिटी लेनी आनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम गलत हो तो अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर आती है। वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए और वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सके। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है।
तो जब भी हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स का होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। अपने लिए गोल्स सेट कीजिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर उन गोल्स को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको नंबर 1 पे रखा जाए। फिर डेडलाइन सेट कीजिए कि इस गोल को मैं कब तक अचीव कर लूंगा। उसके बाद देखिए कि इस गोल को अचीव करने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं और क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है इसको अचीव करने में। उसके बाद अगर उस गोल को अचीव करने के लिए सर्टेन स्किल्स की जरूरत है या नॉलेज की जरूरत है, तो उनको आप उन किसी भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके थ्रू स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाइए। उसके बाद अपना सपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि एक काम कोई भी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो you should have a proper network to perform the task, and then you have to measure your progress। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितना जो गोल सेट किया था और जो आपकी अचीवमेंट है वो पूरी प्रॉपर तरीके से हो पाई है या नहीं पाई। सपोज कीजिए मैंने ये टारगेट लिया था कि 3 दिन के अंदर मैं अपना 75% काम कर लूंगी। 3 दिन के बाद मुझे ये मेजर करना पड़ेगा कि मैं कितना परसेंट काम कर पाई हूँ, और अगर मैंने 75% का टारगेट लिया था तो अगर मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ तो क्या रीजंस रहे। With this note, I am ending this presentation. I hope I am able to make you understand what is self-management, what are the various skills required for self-management. If you have any doubt, you can comment in the comment section. I will revert back to you. Thank you.